हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी, तो और देर न करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फिल्म की शुरुआत में एक अंडरग्राउंड सर्विस स्टेशन के नीचे एक बड़ा बक्सा दिखाया जाता है। उसके अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवाज़ सुनाई देती है जिसका नाम है वजूद, द एंटिटी। वजूद कहता है कि अब वो पूरी पृथ्वी के हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को नियंत्रित करेगा, चाहे वो कैमरा हो, सीसीटीवी फुटेज हो, इंटरनेट हो, गाड़ी हो या कोई मिसाइल हो, सब कुछ उसके नियंत्रण में रहेगा। वो मनुष्यों की भलाई के लिए ये सब कर रहा है, क्योंकि मनुष्य दिन ब दिन और खतरनाक होते जा रहे हैं। इसलिए उसने एक योजना बनाई है कि मनुष्यों को खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद कहानी में ईथन हंट का परिचय कराया जाता है। उन्हें हर बार की तरह एक टेप मिलता है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति बताते हैं कि वजूद ने पूरे डिजिटल सिस्टम को अपने नियंत्रण में ले लिया है। साइबर सुरक्षा विफल हो गई है, यानी अब डिजिटल दुनिया हमारे नियंत्रण में नहीं है। अब वजूद दी एंटिटी को रोकने के लिए ईथन हंट को एक विशेष पनडुब्बी के पास जाना होगा जिसका नाम है सेवस्तोपोल, और उस पनडुब्बी के अंदर पॉडकोवा नाम का एक डिवाइस लगा हुआ है। पनडुब्बी का नियंत्रण उसी के हाथ में है। इसे या तो नष्ट करना होगा, नहीं तो हमारे पास लाना होगा ताकि दुनिया को तबाही से बचाया जा सके। अब ये सेवस्तोपोल एक रूसी पनडुब्बी है जो पानी के नीचे अपने देश की रक्षा करती है। पोडकोवा एक एआई पनडुब्बी थी जो अपने दिमाग से सब कुछ नियंत्रित करती थी, लेकिन ये इतना बुद्धिमान हो जाता है कि वो अपने ही लोगों को मारकर खुद को गहरे पानी में छिपा लेता है। अब उसकी योजना है कि अफ्रीका के कोंगो में एक वर्ल्ड वाइड डिफेंस सिस्टम में प्रवेश करना है ताकि दुनिया की सभी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें उसके नियंत्रण में आ जाएं। अब यहाँ अलग बात यह है कि ईथन को एक एनालॉग टेप मिलता है जिसे वो टीवी पर चलाते हैं। मिशन मिलने के साथ ही टेप खुद से 5 सेकंड के अंदर नष्ट हो जाता है। अब ईथन हंट का मुख्य लक्ष्य है अपने पुराने आईएमएफ एजेंट गैब्रियल को रोकना, जो अब वजूद को नियंत्रित करना चाहता है ताकि पूरी दुनिया उसके हाथ में आ जाए और वो सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाए। इसलिए ईथन सबसे पहले अपनी टीम से मिलने निकलते हैं ताकि वजूद को कैसे रोका जाए उसकी योजना बनाई जा सके। पहले हमें बेंजी को दिखाया जाता है जो एक विशेषज्ञ हैकर है और पहले भी कई मिशनों में ईथन की मदद कर चुका है। इसके बाद हमें लूथर को दिखाया जाता है जिसने एक विशेष पेन ड्राइव बनाई है जो वायरस जैसा एक डिवाइस है जो वजूद को पकड़ सकता है। लेकिन अब उनकी टीम आती है और उन्हें कुछ और चाहिए। इस कारण वे अब पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं जहां ईथन और बेंजी को पेरिस को बचाना होता है क्योंकि वो वहां हथकड़ी में थी। यहाँ ईथन और बेंजी मास्क पहने थे और यहाँ कुल 4 पुलिस और 2 एजेंट थे, जिनमें 2 पुलिस ये दोनों खुद हैं। और फिर यहाँ उन सब के बीच एक जोरदार लड़ाई शुरू होती है। यहाँ 2 एजेंटों में से एक आदमी डीगस भी था जो ईथन हंट को समझता है कि पूरी दुनिया खतरे में है और वो चाहता है कि ईथन उनके साथ मिलकर मिशन करे क्योंकि भविष्य में उनके मिशनों में ईथन की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए डीगस भी टीम में शामिल हो जाता है। और अब उनकी योजना गैब्रियल से आमने सामने की लड़ाई करने की है क्योंकि गैब्रियल ही वजूद को नियंत्रित कर सकता है। वे एक बड़ी पार्टी में जाते हैं जहां वे जानते हैं कि गैब्रियल वहां है। पार्टी में पुलिस भी आ जाती है क्योंकि उन्हें शक होता है कि ये लोग कोई गड़बड़ी करेंगे। तभी ग्रेस, जो एक चोर है और डेड रेकनिंग पार्ट 1 में पहली बार दिखाई दी थी, ईथन की मदद करने आती है। वे पुलिस को चकमा देते हैं लेकिन गैब्रियल के लोगों से नहीं बच पाते हैं। तो अब गैब्रियल के लोगों ने ग्रेस और ईथन को एक सुरंग के अंदर बांध रखा था। तभी गैब्रियल आता है। गैब्रियल बताता है कि तुमने तीसरे भाग में अपनी पत्नी को बचाने के लिए चीन से एक टॉप सीक्रेट ट्यूब चोरी की थी, लेकिन तुम नहीं जानते थे कि उस ट्यूब में क्या था। उस ट्यूब में एक वायरस था जो एआई को नियंत्रित कर सकता था, उसे सोचने की क्षमता दे सकता था, यानी तुमने ही वजूद को जन्म दिया है। अब एक और बात समझो, वजूद एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो अभी भी एक बक्से में है जिसे अंडरग्राउंड स्टेशन के नीचे रखा गया है। अब उसके पास सीमित नियंत्रण है, केवल 23 देशों को नियंत्रित कर सकता है। पूरा नियंत्रण पाने के लिए उसे कोंगो, अफ्रीका की एक जगह पर जाना होगा जहां एक बड़ा डेटाबेस है। लेकिन वजूद को उस डेटाबेस के साथ खुद को जोड़ने के लिए उसकी पॉडकोवा ड्राइव चाहिए। पॉडकोवा ड्राइव एक गुप्त पनडुब्बी सेवस्टोपोल के अंदर पानी के नीचे छिपे एक सुरक्षित तिजोरी में रखी है और उस तिजोरी की चाबी अब ईथन के पास है। गैब्रियल ईथन से चाबी मांगता है लेकिन ईथन नहीं देते। गुस्से में आकर गैब्रियल लूथर के पास जाता है और वायरस की श्रृंखला चोरी कर लेता है और उसे एक अंडरग्राउंड स्टेशन के नीचे बम के साथ छोड़ देता है।
अब ईथन को वहां से लूथर को बचाने के लिए दौड़ना पड़ता है। अब यहाँ से भागने के बाद ईथन 4 मिनट के अंदर लूथर के पास पहुंच जाते हैं। लूथर के पास ताला तोड़ने के कुछ औजार थे, लेकिन लूथर कहते हैं कि उसका जन्म ही हैक करने और बम निष्क्रिय करने के लिए हुआ है। वहाँ 56 मेगाटन का एक बड़ा बम है। अगर वो डेटोनेटर निकालकर बम को निष्क्रिय करता है तो बड़ा विस्फोट नहीं होगा, लेकिन नीचे का ग्राउंड या सुरंग जरूर फट जाएगी। इसलिए वहां से बचने के लिए उनके पास बस 2 मिनट हैं। लूथर का दोस्त ईथन, जो हमेशा उसके साथ था, लूथर को बचाना चाहता है। ईथन कहता है कि औजार मुझे दो, मैं दरवाज़ा खोल दूंगा और तुम्हारी जान बचाऊंगा। लेकिन लूथर कहता है कि अगर वो औजार दे भी देता है तब भी पूरा बम फटेगा और पूरा शहर नष्ट हो जाएगा। इसलिए लूथर पहले डेटोनेटर निकालना चाहता है ताकि केवल ग्राउंड लेवल पर ही नुकसान हो और पूरा शहर सुरक्षित रहे। अब ईथन को अपने दोस्त लूथर को छोड़कर भागना पड़ता है, जो उसके लिए बहुत दुख की बात होती है और वो भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं। फिर ब्रिक्स और क्रिटिस की टीम के साथ आते हैं और ईथन को ले जाते हैं। ब्रिक्स समझ नहीं पाते हैं कि ईथन इतनी आसानी से चाबी क्यों दे दी। वो सोचते हैं कि कोई बड़ा कारण तो ज़रूर है। तब ईथन अपनी योजना बताते हैं कि वजूद नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो दुनिया को नियंत्रित करना चाहता है। उसकी पूरी शक्ति पाने के लिए उसकी ड्राइव को अफ्रीका के कॉन्गो के सर्वर हब में लगाना ज़रूरी है, तभी वो पूरी दुनिया को नियंत्रित कर पाएगा। अब ईथन को एक ऐसी योजना बनानी होगी जो वजूद कल्पना भी नहीं कर सकेगा। वो कहते हैं कि अगर हम सब मिलकर जाएंगे तो वजूद को रोक पाएंगे, लेकिन ब्रिक्स उनकी बात नहीं मानते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब पहले ही समझ चुका था, इसलिए ईथन को एक गुप्त फैसिलिटी अमेरिका के एक कैंप में ले जाया जाता है। वहाँ अमेरिका के बहुत सारे बड़े लोग थे और साथ में अमेरिकी राष्ट्रपति भी थे। वहाँ ईथन के पिछले कुछ मिशन दिखाए जाते हैं कि उन्होंने कैसे बड़े बड़े मिशन पूरे किए हैं। हमें बताया जाता है कि बहुत सारे लोग मर गए थे, लेकिन पूरी दुनिया कभी खतरे में नहीं पड़ी। ईथन ने उनके आदेश कभी पूरी तरह से नहीं माने, लेकिन उनके मिशन उन्होंने ज़रूर पूरे किए हैं। इसलिए वो दोषी भी हैं और दोषी भी नहीं हैं। तभी ईथन सबके सामने कहते हैं कि उनके पास एक गुप्त संदेश था जो राष्ट्रपति के पास भी गया था। वो राष्ट्रपति को समझाते हैं कि केवल वही वजूद को रोक सकते हैं। ईथन की ये बात सुनने के बाद जितने बड़े लोग थे वे सभी ईथन की बात मानने से इनकार करते हैं और वे कहते हैं कि वो तो पागल हो गया है, उनकी बात वे कैसे मान सकते हैं। इसी बीच वजूद यूरोप, अफ्रीका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया को नियंत्रित कर चुका है और उनकी मिसाइलों को अपने हाथ में ले चुका है और वो किसी भी पल हम पर हमला कर सकता है। वहाँ मीटिंग में जितने लोग थे वे ईथन की बात मानने से इनकार करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को ईथन पर भरोसा था। वो सबके सामने कहते हैं कि तुम उसे जेल में रखोगे तब भी वो अपने मिशन पूरे करता ही रहेगा। फिर उनके लिए एक हेलीकॉप्टर तैयार होता है जो उन्हें सीधे सेवस्तोपोल तक ले जाने वाला था, लेकिन रास्ते में बाधा आती है क्योंकि उनकी बाकी टीम उन्हें कोऑर्डिनेट्स नहीं भेजती कि सेवस्तोपोल पानी के नीचे ठीक कहाँ है। इसलिए वो अपने हेलीकॉप्टर से छलांग लगाते हैं क्योंकि उनके हेलीकॉप्टर को रूसी सैन्य बल ने देख लिया था। अब ईथन की बाकी टीम की योजना थी कि वे पानी के नीचे सेवस्तोपोल की स्थिति ढूंढेंगे, मतलब वो जगह जहां सेवस्तोपोल डूबा था। जब ईथन पानी के नीचे जाकर तिजोरी से पोर्टकोवा ड्राइव निकालेंगे तब उनकी टीम ऊपर बर्फ में एक छोटा टुकड़ा काटकर उनके आने का इंतजार करेगी। लेकिन इस सेवस्तोपोल की स्थिति की जानकारी एक वैज्ञानिक के पास थी जो साइबेरिया में था। जब ईथन की टीम वैज्ञानिक के घर पर पहुंचती है तब तक कुछ और लोग वहां पहुंच चुके थे। फिर सबके बीच बहुत बातें होती हैं। वैज्ञानिक का नाम विलियम था। ये वही व्यक्ति था जिसने पहली मिशन इम्पॉसिबल फिल्म में वर्गीकृत एजेंट सूची बनाई थी, जिसमें अमेरिका के सभी एजेंटों के नाम थे, चाहे वो ऑफिशियल हो या IMF का आदमी। ईथन ने पहले भाग में उसकी डेटा ड्राइव चोरी की थी, इसलिए अमेरिका ने विलियम को बेकार मानकर दूर साइबेरिया में भेज दिया था। अब विलियम के पास वो मशीन नहीं थी जो सेवस्तोपोल की सटीक स्थिति बता सके। जब टारपीडो चला था तब पानी में एक बड़ी लहर बनी थी जिसे मशीन ट्रैक कर सकती थी, लेकिन वो मशीन पुराने CD ड्राइव पर चलती थी और आजकल CD ड्राइव नहीं चलते, इसलिए वे नई ड्राइव बनाने लग जाते हैं। अब दृश्य ईथन हंट की ओर स्थानांतरित होता है। जब वो पानी में थे तब कुछ लोग आकर उनकी मदद करते हैं। उनके नेता ब्लडसो कहते हैं, आपको जो चाहिए बताइए, हम मदद करेंगे। अब यहाँ ये कप्तान ईथन की बात इसलिए मानता है क्योंकि एडमिरल नीली ने उसे कह रखा था कि ईथन जो कहेगा उसे वही करना है।
फिर ईथन बताते हैं कि उनके पास एक योजना है रूस की उस जगह पर पहुंचने की जहां सेवस्तोपोल डूबा है, और ब्लडसो को समझाते हैं कि ये इलाका बहुत बड़ा है। ये इलाका लगभग 1.5 लाख करोड़ वर्ग मीटर का है, मतलब पानी के नीचे उस जगह को ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन उनकी टीम पहले ही साइबेरिया के एक वैज्ञानिक के पास गई है जो उस सटीक स्थिति को जानता है। वैज्ञानिक 2 घंटे के अंदर स्थिति का संदेश भेजेंगे, तब तक तुम अपना राडार चालू रखना। वो ऐसा ही कप्तान को कहते हैं। ईथन कप्तान को कहते हैं कि जैसे ही स्थिति मिल जाएगी तुम मुझे पनडुब्बी के माध्यम से उस जगह पर ले जाना। नीचे जाकर मुझे कहाँ जाना है वो मुझे पता है। अब पानी के नीचे जाने के लिए ईथन को एक विशेष सूट चाहिए था। हेलेना नाम की एक लड़की उनकी मदद करती है और बताती है कि ये सूट 300 फीट की गहराई तक काम करता है। वो बताती हैं कि वहां जाकर उनका शरीर ठंड के कारण सिकुड़ना शुरू कर देगा, सांस रुक जाएगी, हाथ पैर काम नहीं करेंगे और दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, इसलिए वो बेहोश होकर मर भी सकते हैं। लेकिन ईथन को विश्वास था कि वो ये सब कर पाएंगे। फिर दृश्य बेंजी और विलियम की ओर स्थानांतरित होता है। विलियम चुपके से बेंजी को कहते हैं कि उन्होंने पिन पॉइंट लोकेशन याद कर रखी थी, इसलिए उन्हें मशीन बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब गैब्रियल के लोगों के सामने स्थिति बताना ठीक नहीं होगा, इसलिए विलियम छिपकर अपनी पत्नी को एक घड़ी के अंदर स्थिति का डेटा दे देते हैं। फिर गैब्रियल की टीम को बताते हैं कि उनके कुत्ते बहुत आवाज़ कर रहे हैं, इसलिए वो मशीन नहीं बना पा रहे हैं। कुत्तों को खाना देना होगा। उनकी पत्नी कहती है कि मैं जाकर खाना दे आती हूँ, लेकिन मेरे साथ किसी को जाना होगा, और वो ग्रेस को अपने साथ ले जाती हैं। वो ग्रेस को वो महत्वपूर्ण पर्ची देना चाहती थी जिसमें स्थिति की पूरी जानकारी थी। लेकिन तभी कप्तान कोल्सॉर की टीम को शक होता है और वहाँ एक जोरदार लड़ाई शुरू होती है। अब ये लड़ाई काफ़ी देर तक चलती है और इसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं। दूसरी तरफ किसी तरह ग्रेस आईएमएफ एजेंट को मारकर वहां से उस स्थिति की ओर निकल जाती है ताकि वो ईथन को बर्फ काटकर बचा सके, और विलियम भी स्थिति के कोऑर्डिनेट्स ईथन की पनडुब्बी के साथ साझा कर देते हैं, और अब ईथन वहां से निकलने की तैयारी करते हैं। अब जब पानी के नीचे पनडुब्बी का पीछे का दरवाज़ा खोला जाता है, तब उनकी पनडुब्बी के पीछे रूस की एक पनडुब्बी होती है जो उन्हें गोली मारने आई थी। ईथन कप्तान को कहते हैं कि मुझे यहाँ छोड़ दो, पनडुब्बी की गति अचानक से कम कर दो और यहाँ से एक यू टर्न ले लो और तुम सब यहाँ से तेजी से भाग जाओ। तो जब ईथन पानी के नीचे से तेजी से निकलने की कोशिश करते हैं, तब एक पल के लिए वो जान बचाने के लिए रूसी पनडुब्बी की मदद लेते हैं। जब वो पानी में गिर रहे थे, तब दूसरी पनडुब्बी के मरते मरते बच जाते हैं। अब नीचे रोशनी भी नहीं थी और वो अपनी स्थिति से थोड़ा दूर भी चले गए थे। फिर भी वो फ्लेयर्स लाइट छोड़ देते हैं ताकि वो रोशनी में कुछ देख पाएं, और आखिरकार वो सेवस्तोपोल पर पहुंच जाते हैं। सेवस्तोपोल के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था, क्योंकि वो जगह बहुत पुरानी थी और सब कुछ पानी से भर गया है। लेकिन कुछ तिजोरियां थीं जिसके अंदर अभी भी पानी प्रवेश नहीं किया था। वहां जाकर वो रोशनी जलाते हैं ताकि चारों ओर देखा जा सके। वो पुराने शव भी देखते हैं जो पहले भाग में भी दिखाए गए थे जब पनडुब्बी नष्ट हुई थी। फिर वो किसी तरह पोडगोवा ड्राइव को ले लेते हैं, लेकिन जब वो फिर से निकल रहे थे तब पोडगोवा के चलने के कारण उसके अंदर की चीज़ें अचानक से चलना शुरू कर देती हैं और हर जगह पानी भरने लगता है। इस कारण बाहर जाने का रास्ता भी बंद हो जाता है। अब जब बाहर जाने का दरवाज़ा बंद हो गया था और सूट की ऑक्सीजन भी खत्म होने वाली थी, तब ईथन सोचते हैं कि बाहर कैसे निकला जाए। तभी उनकी एक बुद्धि काम करती है कि टारपीडो के निकास बिंदु से बाहर निकला जाए। वहाँ एक लंबी और पतली नली थी, लेकिन ईथन उस सूट के कारण उसमें सीधे नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि सूट के पीछे जो टैंक लगा था वो अटक रहा था। इसलिए उन्हें अपना सूट उतारना पड़ता है और फिर वो उस नली के अंदर से निकल जाते हैं, और फिर आखिरकार ईथन अपनी जान बचाकर ऊपर सरफेस पर चले आते हैं। इसी के साथ वहाँ ग्रेस भी तैयार थीं। वो बर्फ का टुकड़ा काट चुकी थीं और जैसे ही वो ईथन को देखती हैं वो उन्हें ऊपर की ओर खींच लेती हैं। अब उनका असली काम था वजूद को रोकना। वहाँ वजूद को तभी रोका जा सकता था जब वो अपने असली रूप में आएगा। इस कारण लूथर 360 टेराबाइट्स की एक ड्राइव बनाया था जिसे हम जहर की गोली भी कहते हैं। ये लूथर का अब तक का सबसे अच्छा प्रयोग था। अब उनकी योजना थी कि पहले वजूद को शारीरिक रूप में लाएंगे और उसके लिए उन्हें अफ्रीका के कोंगो शहर में जाना होगा जहां विशाल डेटा जमा है। ये सिस्टम सौर ऊर्जा यानी सोलर पावर द्वारा चलता था और इस जगह को इतना शक्तिशाली बनाया गया था कि ये दुनिया की
किसी भी बड़ी आपदा को सह सकता था। अब वजूद इस जगह पर जाना चाहता था क्योंकि वो अपनी योजना को जारी रखकर पूरी मानव जाति को खत्म करना चाहता था। वो सोचता था कि यहाँ हजारों साल से एक नई पीढ़ी बनाएगा जिसमें कोई भावना नहीं होगी। अब उनकी टीम का काम था वजूद को उस छोटी 3 टेराबाइट की ड्राइव में शारीरिक रूप से बंद कर देना। ये काम उन्हें केवल 1 सेकंड यानी 100 मिलीसेकंड के अंदर करना था। अगर समय से पहले नहीं किया गया तो वजूद जब सिस्टम में आएगा तब दुनिया की सभी मिसाइलें चालू कर देगा और दुनिया नष्ट हो जाएगी। तो समय बहुत महत्वपूर्ण था। 1 सेकंड के अंदर ही वजूद को रोकना था और यही वो वायरस था जो वजूद को रोक सकता था। वायरस की जो ड्राइव थी वो गैब्रियल के पास थी और गैब्रियल पहले ही वहां सर्वर मेन फ्रेम में बैठा था वजूद को हराने के लिए। तो अब उनका काम था गैब्रियल से मिलना, उसे पोर्टकोवा ड्राइव देना ताकि गैब्रियल उस पोर्टकोवा ड्राइव में वायरस प्रवेश करा सके। अब यहाँ सब कुछ पहले से योजनाबद्ध था, लेकिन यहाँ एक गड़बड़ी हो गई। जब वे गैब्रियल से मिलने गए तभी पुलिस भी वहां आ जाती है और ईथन को गिरफ्तार करने की कोशिश करना शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस जानती थी कि ईथन दुनिया को बचाने वाला आदमी है, इसलिए वहां एक बड़ी लड़ाई होती है। अब गैब्रियल ने पहले से ही एक प्लेन तैयार कर रखा था ताकि वो भाग सके। वो जानता था कि ईथन पोर्टकोवा लेकर उसका पीछा जरूर करेगा, इसलिए वो प्लेन में चढ़कर वहां से निकल जाता है। अब एक तरफ ईथन प्लेन के पीछे दौड़ रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी टीम सर्वर रूम में वजूद को रोकने की कोशिश कर रही है। वहां गैब्रियल ने एक बड़ा टॉर्नेडो बम लगा रखा था जो बहुत शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली कि पूरे महाद्वीप को नष्ट कर सकता था। एक तरफ विलियम बम को निष्क्रिय करने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ ईथन गैब्रियल के पीछे प्लेन में थे। अब बेंजी, जिसे हैक करके वजूद को रोकना था, दरअसल उसे एक गोली लग गई थी, वो भी उसकी नस के बीच में। उसकी सांस रुक रही थी क्योंकि वैक्यूम ब्लॉक हो गया था। तो बेंजी पैरिस को उसका इलाज करने के लिए कहते हैं। पैरिस सिर्फ फ्रांसीसी भाषा में बात करती थी और कहती थी कि वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो छुरी से बेंजी के सीने में एक छेद करती है और एक वैक्यूम ट्यूब जैसा बनाती है, जिसके कारण बेंजी फिर से सांस ले पाते हैं और हैक करना जारी रख पाते हैं। अब ग्रेस का काम था कि जैसे ही लाल बत्ती हरी बत्ती में बदल जाएगी, लूथर की ड्राइव को डिस्कनेक्ट कर देना और उस तार को काट देना जो मशीन को सर्वर मेन फ्रेम से जोड़ता था। मतलब वजूद शारीरिक रूप में आएगा, लेकिन सिस्टम नियंत्रित नहीं कर पाएगा। अब इतनी समस्याओं के बीच गवर्नर के लोग राष्ट्रपति को कहते हैं कि आपने ईथन हंट पर भरोसा करके गलती की है, उसे जेल में ही दे देना चाहिए था। आपने उसे हेलीकॉप्टर दिया, हेलीकॉप्टर भी नष्ट करा दिया, फिर भी आप उस पर भरोसा करते हैं कि वो वजूद को रोक देगा और देश को बचा लेगा। ये संभव नहीं है। हमारा रक्षा तंत्र अभी भी हमारे पास है, बाकी देश हैक हो गए हैं। अब हमारे पास मौका है मिसाइल से उन देशों को नष्ट करने का, नहीं तो वे हमें नष्ट कर देंगे। फिर टीम मिलकर फैसला करती है कि 8 देशों में से, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, उन सबको नष्ट कर दिया जाएगा ताकि 700 करोड़ लोगों को बचाया जा सके। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति इस फैसले को लेने से इनकार करते हैं क्योंकि वो 10 करोड़ लोगों को भी नहीं मरने देना चाहते थे। अब दृश्य फिर से स्थानांतरित होता है जहां ईथन हवा में थे और अब वो सीधे गैब्रियल के पास पहुंच जाते हैं। बहुत मुश्किल से वो गैब्रियल के गले से वायरस पिल यानी कैप्सूल पिल निकालकर उन दोनों को जोड़ देते हैं, यानी पिल को और पोर्टकोवा डिवाइस को। अब जब पोर्टकोवा ड्राइव में वो पिल जुड़ जाती है तब वजूद मुख्य सिस्टम में प्रवेश करने का रास्ता पाता है, लेकिन बस 1 सेकंड के अंदर ग्रेस उस फ्लैश ड्राइव को निकाल लेती हैं जिसमें वजूद पूरी तरह से कैद हो गया था। मतलब वजूद शारीरिक रूप में उनके हाथ में आ जाता है और दुनिया की तबाही रुक जाती है। इस तरह IMF टीम दुनिया को बचाती है। अब फिल्म के अंतिम दृश्य में पुरानी फिल्मों के रेफरेंस भी दिए गए हैं, जैसे 7वें एपिसोड में ब्रिक्स, जो हमेशा दुश्मनी करता था, आखिरकार दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। यहाँ मैडम राष्ट्रपति को भी दिखाया जाता है जिसने दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी ली थी और उसमें सफल भी होती हैं। कुछ समस्याएं आई थीं, लेकिन उन्होंने उनका सामना किया। हमें पता चलता है कि राष्ट्रपति जिस देश पर बम फेंकने वाली थी, वहाँ उनका बेटा भी एक सैनिक था। जब दुनिया की रक्षा हो जाती है तब वो अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होती हैं। इसके अलावा IMF टीम के नेता मिशन पूरा करके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। फिल्म के अंतिम दृश्य में सभी IMF एजेंटों को दिखाया जाता है। जो वजूद के साथ हाई ड्राइव ईथन के पास था वो उन्हें दे देते हैं। फिर सभी अपने अपने काम पर चले जाते हैं और इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।